हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है सोल्यूशन चैप्टर की बात करेंगे। सोल्यूशन चैप्टर, सोल्यूशन, और जो कि सोल्यूशन चैप्टर कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, या नीट या जेई जो अभी प्रेजेंट में 4 मई को होने वाला है, नीट प्लस जे एडवांस के लिए, तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये बहुत इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक इन द सेंस समझ में कॉन्सेप्चुअल होता है और डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ ये सॉल्यूशन बोर्ड के एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से रिलीज करते हैं, बनाते हैं लोग। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये चूंकि सॉल्यूशन चैप्टर बहुत लंबा है, तो हम लोग इसको पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन है क्या चीज़। अब यहाँ पे अगर सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट हम फॉलो करते हैं। कोई भी कंपाउंड है, अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट आएगा। क्या क्या आएगा यहाँ पे? एक तो पहला आता है सॉल्वेंट, और दूसरा होता है हमारा सॉल्यूट। ये अगर हम पर्टिकुलर जो है सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन के हमारे 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक हमारा सॉल्वेंट होता है और एक हमारा सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई भी, जैसे अब इन दोनों के मिक्सचर से ये बनेगा सॉल्यूशन। अब हम ये कहेंगे कि पर्टिकुलर किस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलेंगे और किस कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलेंगे। ये एक क्वेश्चन मार्क बनता है। कभी कभी कुछ ऐसे जो है आपको सोल्यूशन दे दिए जाते हैं, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि विच वन इज द बिहेव्स एज ए सॉल्वेंट, विच वन इज द बिहेव्स एज ए सॉल्यूट। तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि अगर ये दोनों कंपोनेंट में, इन दोनों कंपोनेंट में which have more amount according to mass। अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखें पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट के मास अधिक होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। या सिंपली हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जिस दोनों कंपोनेंट में जिसका अमाउंट अधिक होगा वो हमारा सॉल्वेंट की कैटेगरी में आएगा। जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम लोग जो है सॉल्यूट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन इज द सॉल्वेंट एंड अनदर इज द सॉल्यूट। इफ यू कंसीडर द सॉल्वेंट, then which have the most amount according to the mass, particular that component which have the higher masses and according to amount is called solvent। तो हमारा जो है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात हो गई। अब इसके बाद हमारा जो टर्म आता है सॉल्वेंट सॉल्यूट हो गया। इसके बाद हमारा एक टर्म आता है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो बाइनरी, जैसे इसका नाम है बाइनरी मतलब बाई मीन्स 2। तो पर्टिकुलर ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन हम ले लेते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट हो, ओनली टू कंपोनेंट, कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें केवल और केवल 2 कंपोनेंट होते हैं, उसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हम ले लें, वाटर प्लस NaCl ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 कंपोनेंट हो गए, एक वाटर हो गया, एक हमारा साल्ट हो गया। तो इसको हम लोग जो है बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। या सिंपली कह दें वाटर प्लस एल्कोहल ले लें हम, एल्कोहल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करिए हम गैसियस मिक्सचर की बात करते हैं। गैसियस मिक्सचर का मतलब नाइट्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया प्लस CO2 हो गया। दिस इज नॉट ए बाइनरी मिक्सचर। ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे 3 हो गए। तो अगर हमारा सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें अगर हमारा 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होता है तब हम उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट में जो अकॉर्डिंग टू मास जिसका अमाउंट हाई होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखेंगे, और जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम लोग सॉल्यूट की कैटेगरी में रखेंगे। एक क्वेश्चन अभी आया था जस्ट वहाँ पे, एक फाइलो ऐप है, वहाँ पे मैं कभी कभी ऑनलाइन होता हूँ तो टीचिंग करता हूँ। तो वहाँ पे ऑल इंडिया से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो वहाँ पे नीट और जे एडवांस के भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ से एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था कि पर्टिकुलर सर हम ऐसा मिक्सचर ले लेते हैं जिसमें 2 गैसेस हों, 2 गैसेस,
टू गैसेस हो तो उसमें हम किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम लोग एज ए सॉल्यूट लेंगे और किस कंपोनेंट को हम लोग एज ए सॉल्वेंट लेंगे। तो वहां पे एक क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं नीट या जी एडवांस में कि इफ यू कंसीडर द टू कंपोनेंट इन विच बोथ आर इन द गैसियस फॉर्म देन विच वन इज द सॉल्यूट एंड विच वन इज द सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वाटर है कि साल्ट है। साल्ट हमारा सॉलिड स्टेट में है, हमारा लिक्विड स्टेट में, तो घोलेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, मींस ये हमारा जो है क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, जो है सॉल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तो वाटर का अमाउंट हाई रहेगा, अल्कोहल का अमाउंट कम है, तो यहाँ पे वाटर हमारा एज ए सॉल्वेंट है। यहाँ पे अगर बात करते हैं टू गैसेस, तो टू गैसेस का मतलब हम ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारा केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं। अगर हमारा ऐसा गैसेस मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन हमारा कितना परसेंट होता है, 78% होता है, और ऑक्सीजन हमारा 21% होता है, 21 to 22% होता है। अब यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू मास N2 हमारा मैक्सिमम परसेंटेज में है, इसका मतलब है कि N2 हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये हमारा जो है एज ए सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी कंपोनेंट ले, कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, जो कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू मास हाई परसेंटेज में होता है, हम उसे जो है सॉल्वेंट बोलेंगे। जो लो अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वन ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ऐसा कोई भी सॉल्यूशन ले लें जिसमें टू कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। उसमें जैसे हमने एग्जांपल लिया था वाटर और इनर्सिल का, वाटर और अल्कोहल का, कोई भी ले लीजिए, जरूरी नहीं कि कोई भी दो सॉल्वेंट लेते हैं, कोई भी ऐसे दो कंपोनेंट लेते हैं, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन फॉर्म। क्लियर। बाइनरी सॉल्यूशन ये हमारा हो गया एक पर्टिकुलर जनरलाइजेशन सॉल्यूशन का एक बेसिक चीजें। कुछ और भी इसमें है ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि एक्वा सॉल्यूशन, एक टर्म आता है आपका एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नाम ही इसका एक्वा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन मेड इन एक्वस, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें वाटर मिक्स होता है एज ए सॉल्वेंट, जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट कहिए चाहे एज ए सॉल्यूट कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उसमें वाटर होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें वाटर मिक्स्ड है, तब हम उसे बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन। और अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है, दूसरा हमारा नॉन एक्वा सॉल्यूशन हो गया, नॉन एक्वा सॉल्यूशन मींस देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर। अब वाटर जहां पे नहीं रहेगा उसे हम बोलेंगे नॉन एक्वा सॉल्यूशन। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल अमोनिया ले लीजिए, NH3 प्लस एल्कोहल ले लीजिए, C2H5OH, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, या बेंजीन ले लीजिए C6H6 और CCl4 को मिक्स कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये हमारा अमोनिया है, ये हमारा जो है अल्कोहल है। तो यहाँ पे देयर इज नो एनी वाटर, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन एक्वा सॉल्यूशन। और अगर एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वा सॉल्यूशन में आपका जैसे आपका ये NaCl हो गया प्लस H2O हो गया, शुगर ले लीजिए C12H22A11 प्लस H2O, शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, या C2H5OH प्लस H2O वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन, और यहाँ पे वाटर नहीं है तो हम इसे बोलेंगे नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो एक टर्मिनोलॉजी हुई सॉल्यूशन का कि पर्टिकुलर जब भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा। ये एक बेसिक कर सकते हैं बेसिक पार्ट है, जो पर्टिकुलर जब भी हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ये टर्म बार बार रिपीट हो रहे होंगे। क्लियर, ये सब टर्म बार बार आपको रिपीट हो रहे होंगे। इसके बाद अगर हम जो है, ये तो हमारा सॉल्यूशन का एक टर्मिनोलॉजी की बात हो गई। इसके बाद अगर हम सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन की बात करें, सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। अगर हम सॉल्यूशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहला जो पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। अगर हम पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो
तो ये जो सॉल्यूशन होता है हमारा 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन होता है। ट्रू सोल्यूशन का मतलब इसमें जो फर्स्ट केस ट्रू सोल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होते हैं उनकी जो साइज होती है वो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम से हमेशा छोटा होता है। कोई भी होगा ट्रू सोल्यूशन की बात करेंगे जिसमें पार्टिकल की साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होता है, उसे हम जो है ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे। उसको हम नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते, एटलीस्ट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, और उस पर लाइट पास करने पे भी कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा। कहने का सेंस है कि ऐसा कोई भी सोल्यूशन ले लेते हैं जिसमें पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो उसे हम नेक्स्ट आई से उनके पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे, एटलीस्ट लाइट पास करने पे उस सोल्यूशन पे हमको पार्टिकल नहीं दिखेगा, तो उसे हम बोलेंगे ट्रू सोल्यूशन। और ट्रू सोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, जैसे NaCl है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, या सुक्रोज C12H22O11, ये हमारा वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, या एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे ट्रू सोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। अगर इन सबको डिसॉल्व कर देते हैं तो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। होमोजेनियस का मतलब पार्टिकल जो कंसंट्रेशन होगा एवरीवेयर इज द सेम, पार्टिकल जो प्रेजेंट होगा सभी जगह सेम होगा, तो हम उसे बोलेंगे ट्रू सोल्यूशन। ठीक है। सेकेंड केस आता है आपका कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10,000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 10,000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से इनके जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, जो कोलाइडल सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, तो एक तो हमारा सोल्यूशन हमारा हो गया ट्रू सोल्यूशन, दूसरा हमारा हो गया कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल की साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम इसके पार्टिकल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नॉट सीन बाई नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी हमारा सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन है, और जब हम इस पर लाइट पास करें, अगर लाइट पास करने पे इसके जो पार्टिकल होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब भी कोई सोल्यूशन है उस पर लाइट पास करने पे उसके पार्टिकल नजर आते हैं, दिख रहे होते हैं, और लाइट को जैसे ही आप करते हैं वो सोल्यूशन में कुछ भी हमको ना दिखे, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। मतलब कोलाइडल सोल्यूशन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही हम उस पर लाइट पास करेंगे उसके पार्टिकल शाइनिंग की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, तो हम लोग बाद में उसको पढ़ेंगे। तो ये जो पार्टिकल होंगे वो चमकते हुए दिखाई देंगे, पार्टिकल शाइनिंग करते हुए दिखाई देंगे, उसे हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है। इसका जैसे सिंपल अगर इसका नॉर्मली अगर देखा जाए तो जब कोई रूम है काफ़ी अंधेरा है उसमें, और कहीं से छोटा सा होल हो, जैसे सिंपल सा एक रूम है हमारा, उसमें लाइट ऑफ कर दिया आपने, उसमें कहीं होल हो जिससे लाइट आ रही हो, लाइट क्रॉस कर रही हो, तो उस लाइट के पास में देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल शाइनिंग करते हुए दिखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल चमकते हुए दिखाएंगे। तो उसी तरह से वो पार्टिकल ऐसे अंधेरे में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे उस लाइट के पास पे देखेंगे तो पार्टिकल चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरह से होता है कि नॉर्मली आप देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही उस पर लाइट पास करेंगे वो जो पार्टिकल होंगे चमकते हुए दिखाई देंगे, तो उसे हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। थर्ड जो होता है आपका सस्पेंडेड सोल्यूशन, सस्पेंशन जिसे बोलते हैं। सस्पेंशन में क्या करेंगे कि इसको हम लोग नेक्ड आई से सीन बाई नेक्ड आई, मतलब नेक्ड आई से भी देख सकते हैं इसको। जो ऐसा कोई भी सोल्यूशन लेते हैं जिसमें जो पार्टिकल होता है सिंपली आप उसको देख सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन सोल्यूशन। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे आप सिंपली एक गिलास वाटर ले लीजिए, उसमें सिंपली डस्ट पार्टिकल डाल दीजिए, कुछ मिट्टी डाल दीजिए और उसको कुछ देर तक सेक करिए। सेक करने के बाद जब उसको उठा के ऐसे देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड दिखाई देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल जो ऐसे लग रहा है कि उसमें झूल रहे हैं एकदम। तो वो पार्टिकल्स आपको एकदम क्लियरली बाय नेक्ड आई से दिख रहे होंगे, तो उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन सोल्यूशन। और इसके जो पार्टिकल की साइज होगी वो ग्रेटर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होगा, 10,000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होगा।
तो ये कह सकते हैं कि पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन होता है हमारा 3 तरह का होता है। एक तो हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होती है, लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होता है, और उसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, एटलीस्ट लाइट पास करने से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। दूसरा है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके पार्टिकल को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही उस सोल्यूशन पे लाइट पास करेंगे वो उसके जो पार्टिकल होंगे शाइनिंग करते हुए दिखेंगे, चमकते हुए दिखेंगे, मतलब ऐसे पार्टिकल को हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। ये जो शाइनिंग करते हुए दिखते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो हम लोग जब टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे सोल्यूशन में तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सस्पेंशन सोल्यूशन है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लियरली आपको नेक्ड आई से देखेंगे, सिंपली सोल्यूशन लेंगे आप, उसमें जब देखेंगे तो जो पार्टिकल होंगे वो जो है सस्पेंडेड फॉर्म में दिखेंगे, और उसका जो पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम से हाई होता है। तो ये तो एक कंडीशन हो गया पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग कि सोल्यूशन कितने टाइप्स के होता है। तो सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल 3 टाइप्स के हुए, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन सोल्यूशन। इसके बाद जो है हमारा, अगर हम ये कहें कि एंड द बेसिस ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट के बेसिस पे की अमाउंट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं अब देखिए यहाँ पे। अब हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि एक सॉल्वेंट, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट ले रहे हैं या सॉल्यूट ले लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट ले लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले रहे हैं सॉल्वेंट। तो हमारे जो मटेरियल्स जो हमारे जो है कह सकते हैं मैटर्स होते हैं, मैटर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड और गैस। ये 3 मटेरियल्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन तीनों में से हमारा एक कोई सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे हम पहले सॉलिड को बात करते हैं, सॉलिड की। सॉलिड अगर हमारा सॉल्यूट है, सॉलिड अगर हमारा सॉल्यूट है तो सॉलिड का सॉल्यूट एज ए सॉल्वेंट सॉलिड हो जाए। तो पहला केस क्या है? सॉलिड में डिसॉल्व हो जाए। सॉलिड में डिसॉल्व हो जाए तब हम इसे क्या बोलते हैं? ये हमारा कहलाएगा पहला टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का है। फर्स्ट टाइप का मतलब सॉल्यूट भी हमारा सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड हो जाए। जैसे हमारा ब्रास होता है। ब्रास में क्या होता है? हमारा एलॉय जितने होते हैं, जितने एलॉय होते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जब वन मेटल सिंपली मेटल की हम बात कर रहे हैं, जब एक मेटल दूसरे मेटल में डिसॉल्व होकर जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। कोई भी एक मेटल दूसरे मेटल में जब मिक्स हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं एलॉय। क्लियर? जैसे ब्रास, अगर हम ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास में क्या होता है? ब्रास में बात करते हैं तो ब्रास में हमारा जो होता है आपका कॉपर और जिंक होता है। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। इसी तरह से जर्मन सिल्वर, अगर जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तब इसमें क्या होगा? कॉपर होगा, जिंक होगा और निकिल होता है। कॉपर, जिंक और निकिल हो गया। ठीक है। इसके बाद ब्रॉन्ज में कॉपर स्टेनलेस हो जाएगा। ब्रॉन्ज की बात करें हम तो ब्रॉन्ज में कॉपर और स्टेनलेस हो जाता है, स्टेनलेस। तो कहने का सेंस क्या है कि ये भी एक तरह का सोल्यूशन है, ये भी एक तरह का सोल्यूशन है जिसमें हमारा कॉपर डिसॉल्व है जिंक में, या जिंक कर सकते हैं कॉपर में। तो उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग होती है। तो जनरली कॉपर की जो परसेंटेज होती है वो हाई होती है। अगर हम ब्रॉस की बात करें या जर्मन सिल्वर की बात करें या ब्रॉन्ज की बात करें तो उसमें कॉपर की जो परसेंटेज होती है वो हाई होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर एज ए सॉल्वेंट हो गया, बाकी और सब चीजें एज ए सॉल्यूट हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा सॉलिड में डिसॉल्व है। कॉपर हमारा सॉलिड है, जिंक हमारा सॉलिड है, सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व है। जर्मन सिल्वर देखिए यहाँ पे ये हमारा जर्मन सिल्वर कहते हैं इसे, जर्मन सिल्वर। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आता है कि हमारा जो एग्जाम होता है, एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर। तो हम लोग सिल्वर के नाम पे हम यहाँ पे मरकरी सिल्वर खोज रहे होते हैं। जर्मन सिल्वर कंपोजिशन पूछ दिया कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर, और हम उसमें सिल्वर के नाम पे एजी खोज रहे होते हैं, जबकि एजी इसमें है नहीं, केवल इनका जो है नाम है जर्मन सिल्वर, बट कॉपर, जिंक और निकिल का कंपोजिशन होता है। तो ये हमारा कभी कभी जो है नाम से कंफ्यूज करते हैं सब एग्जामिनर। तो ये ध्यान में रखना कि जर्मन सिल्वर का जो कंपोनेंट होता है कॉपर, जिंक और निकिल होता है, नॉट सिल्वर उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सब हमारे क्या है? सॉलिड का सॉलिड में हो गया। इसका एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन है कि आप जब अंगूठी देखेंगे और अंगूठी जो लोग पहनते हैं तो देखेंगे कि जो नग होता है उसमें जो पत्थर होता है, पत्थर अगर एक कलर का है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पत्थर होता है, जो नग होता है, उसमें डिफरेंट कलर आ जाते हैं। तो डिफरेंट कलर आने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक पत्थर एक स्टोन दूसरे स्टोन में डिसॉल्व है, तभी तो डिफरेंट कलर आया।
तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपका सॉलिड का सॉलिड में। क्लियर है? ठीक है। वन टाइप ऑफ कलर ऑफ स्टोन डिजॉल्व इन अनदर कलर। तो एक कलर का स्टोन दूसरे कलर में जब डिजॉल्व हो जाता है तो हमको डिफरेंट स्टोन कलर का स्टोन मिलता है। वो भी हमारा एक तरह से सॉलिड का सॉलिड में है। दूसरा केस क्या है? दूसरा का अगर हम सॉलिड एज सॉल्यूट ले लें और सॉल्वेंट हमारा जो है लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड। तो सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्वेशन, जैसे इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या हो जाएगा? NaCl है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, है ना। ग्लूकोज को ले लीजिए C12H22O11, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, है ना। तो ये सब हमारे हो गए। तो अब हमारा NaCl साल्ट है, वाटर में डिसॉल्व किया। शुगर हमारा साल्ट है, वाटर में डिसॉल्व किया। ये हमारा लिक्विड, ये हमारा सॉलिड। तो हमारा सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो गया, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो गया। इसके बाद जो थर्ड केस है सॉलिड और ये गैस हो जाए, गैस। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डस्ट, जो मतलब मॉइस्ट डस्ट होते हैं जो हमारे एयर। देखिए ऐसा सोचिए कि अब बाइक से जा रहे हैं, काफ़ी देर तक ट्रेवल की है, ऐसे खुले मतलब वातावरण, कोई इसलिए आपने हेलमेट नहीं पहना है, सिंपली ऐसे गए तो देखेंगे कुछ देर बाद पूरा आपका बाल पे डस्ट पार्टिकल बैठ जाएगा, पूरा आईब्रो पे डस्ट पार्टिकल, चेहरे पे डस्ट आ जाएंगे। तो कहाँ से डस्ट आ रहे हैं? कहीं ना कहीं वो डस्ट हमारे एयर में, स्पेस में, गैस में डिजॉल्व है, और जब हम मूव कर रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेट कर जा रहा है, वो चिपक जा रहा है हमारे स्किन से, वो हमारा डस्ट दिख रहा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि जो सॉलिड जो है हमारा लिक्विड में डिजॉल्व है, सॉलिड गैस में, तो आयोडीन ये तो हो गया हमारा। दूसरी चीज़ है कि आयोडीन देख लीजिए, आयोडीन हमारा सॉलिड है, तो क्या अगर हम वेपर की बात करें तो आयोडीन हमारा वेपर में डिजॉल्व है, गैस में डिजॉल्व है, आयोडीन हमारा गैस में डिजॉल्व हो गया। कैम्फर एक तो सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे ही आप उसको बर्न करते हो तुरंत जो गैसीय स्टेट में जाता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। इसका मतलब कैम्फर कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में है। तो इसी तरह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे जो है इसी एयर स्पेस में होते हैं। तो जब हम मूव कर रहे होते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल हमारे स्किन पे आ जाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं डस्ट इन एयर, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा एक तो सॉल्यूट में तीनों का तीनों सॉलिड ले लिए, और सॉल्वेंट में हमने स्टेप बाय स्टेप तीनों को कैटेगराइज किया। तीसरा फोर्थ केस ले लेते हैं। अब यहाँ से हम लिक्विड स्टार्ट करेंगे। लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड एज ए सॉलिड ले लीजिए, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट एज ए सॉलिड ले लीजिए, सॉलिड। तो जैसे पनीर, चीज ले लीजिए, पनीर जो होता है, पनीर को सिंपली लीजिए और क्रश करिए उसको, है ना। जब उसको क्रश करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकल रहा होगा। या रसगुल्ला देख लीजिए, रसगुल्ला जो होता है, सिंपली जब उसको क्रश आप दबाइए तो उसमें क्या करेगा? पूरा जो उसका जो सीरा होता है, जो रस होता है, वो बाहर निकल रहा होता है। तो एक तरह से क्या कर सकते हैं? ये चीज कह सकते हैं या रसगुल्ला कह सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका? लिक्विड का सॉलिड में। और अगर इसका जो है देखा जाए लिक्विड सॉलिड, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिंक अमलगम देखें, जैसे सोडियम अमलगम है। तो मरकरी हमारा लिक्विड स्टेट में, होता है, ये लिक्विड स्टेट में, और इसमें सोडियम मिक्स कर दीजिए। सोडियम हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट में, सॉलिड। तो यहाँ पे क्या? लिक्विड, मरकरी को जो है सोडियम में डिजॉल्व किया गया है। मरकरी को सोडियम में जब भी डिजॉल्व किया जाता है तो ये हमारा जो है सोडियम अमलगम फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट हमारा लिक्विड स्टेट है, सॉलिड हमारा जो है एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तीसरा जो केस है आपका लिक्विड, एक फिफ्थ केस लीजिए, लिक्विड का लिक्विड में डिजॉल्व कर दीजिए। लिक्विड का लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? जैसे वाटर प्लस एल्कोहल ले लीजिए, या एसिड ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, वाटर प्लस एल्कोहल ले लीजिए। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ? ए भी लिक्विड। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है? लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं। थर्ड केस, नेक्स्ट सिक्स्थ केस क्या हो जाएगा? लिक्विड ले लीजिए और ये गैस ले लीजिए एज ए सॉल्वेंट। गैस एज ए सॉल्वेंट ले लीजिए, जैसे फॉग होता है, फॉग ले लीजिए, या मॉइस्चर ले लीजिए, मॉइस्चर, है ना। ठंडी के दिनों में क्या होता है? ठंडी के दिनों में सुबह अगर निकलते हैं आप जो है, तो जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं आपके बॉडी से पूरा चिपक जाते हैं, आपकी बॉडी पूरी भीग जाती है।
तो कहने का मतलब जो मॉइस्चर है, जो वाटर पार्टिकल्स है, वो वाटर पार्टिकल्स कहीं ना कहीं हमारे गैस में सस्पेंडेड है, और जब हम मूव करते हैं तो वो पार्टिकल हमारे बॉडी से स्टिक कर जाते हैं और हमारा जो है पूरा कपड़ा भीग जाता है। या सिंपली जो मॉइस्चर की है, मॉइस्चर ये जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी हमारे क्या है, ह्यूमिडिटी इन द सेंस वाटर, वो हमारा क्या है, इस एयर स्पेस में है। तो ह्यूमिडिटी मतलब ये हमारा लिक्विड क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स, और जो है गैस में डिजॉल्व होता है। तो ये ह्यूमिडिटी कर सकते हैं, मॉइस्चर कर सकते हैं, फॉग कर सकते हैं, ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल हैं इसके, लिक्विड के, गैस के। सेवेंथ जो है हमारा ए लिक्विड का हो गया। अब इसके बाद गैस की बात करते हैं। गैस हमारा डिजॉल्व कर दीजिए सॉलिड में, सॉलिड जैसे कंक्रीट ना, कंक्रीट ब्रिक्स ले लीजिए, या आप सिंपल भाषा में ईंट ले लीजिए। ईंट को जैसे ही आप डिजॉल्व करते हैं वाटर में, जैसे ही डीप करते हैं वाटर में, जैसे ईंट सूखी हुई है उसको डीप करिए वाटर में, तो जैसे डीप करेंगे वाटर में उसमें देखेंगे एयर बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एयर बबल्स कहाँ है, एयर बबल्स कहाँ है, कहीं ना कहीं वो क्या है, वो गैस वो सॉलिड स्टेट में छिपा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गैस, एक मिनट, गैस, इसका जैसे एग्जांपल ये हो गया, ये हो गया हमारा गैस इन सॉलिड। कोई भी कंक्रीट ले लीजिए, उसको जैसे ही वाटर में आप डिजॉल्व मतलब डीप करेंगे, डुबाएंगे, तो उसमें से देखेंगे स्मॉल छोटे छोटे बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो स्पेशली उस सॉलिड में ट्रैप्ड होते हैं। तो जैसे ही हम उसको डीप करेंगे उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ये गैस का सॉलिड। अब गैस का लिक्विड में देख लीजिए, गैस लिक्विड, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इस समय जो है गर्मी का मौसम भी है, खूब पीते हैं आप लोग, है ना, कोल्ड ड्रिंक, है ना, मजा आता है पीने में ना। तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, अब जैसे सिंपली बहुत हाईली प्रेशर पे डिजॉल्व किया गया, जैसे ही आप ओपन करेंगे पूरा गैस बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो हाई प्रेशर पे डिजॉल्व किया गया है गैस में, लिक्विड में। तो यहाँ पे गैस डिजॉल्व है लिक्विड में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, सोडा, हाँ सोडा वाटर हो गया, ये सब चीजें। इसके बाद जो है आपका गैस का, गैस में देख लीजिए, गैस का गैस में कंसीडर करते हैं तो जो हमारा गैसियस मिक्सचर होता है, हमारा गैसियस मिक्सचर में बहुत सारे नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस ना, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब डिजॉल्व है। तो कहीं ना कहीं गैस का गैस में हो गया, तो ये हमारा गैसियस मिक्सचर हो गया, गैसियस मिक्सचर। तो अगर हम ये देखा जाए तो टोटल जो हमारे सोल्यूशन होते हैं वो हमारे जो टोटल 9 टाइप्स को होते हैं, 9 टाइप्स के। एक तो पहले कंडीशन का क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉलिड को तीनों सॉलिड स्टेप ले लीजिए, सॉलिड को स्टेप बाय स्टेप में डिजॉल्व करें, सॉलिड को सॉलिड में डिजॉल्व किए, जितने भी एलॉय होते हैं वो सब के सब हमारे जो है सॉलिड को सॉलिड में हो जाता है। दूसरा सॉलिड एज ए सॉल्यूट ले लीजिए, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट ले लीजिए, जैसे हमारा शरबत होता है, शरबत में शुगर डिजॉल्व करते हैं, फिर नमक साल्ट हो गया, वाटर में डिजॉल्व किए। उसके बाद सॉलिड का गैस में हो गया, जैसे डस्ट पार्टिकल सॉलिड, एज ए डस्ट पार्टिकल सॉलिड हमारा गैस में है, हम मूव करें वो स्टिक कर जाता है, तो वो हमारा डस्ट इन एयर हो गया। लिक्विड का सॉलिड में कर दीजिए, अब हमारा लिक्विड एज ए सॉल्यूट हो गया, लिक्विड एज ए सॉल्यूट। अब हम तीनों में डिजॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लिक्विड का सॉलिड में किया, जैसे हमारा चीज हो गया पनीर को सिंपली क्रश करिए, पानी निकलेगा। रसगुल्ला है, रसगुल्ला को क्रश करिए, वो जो है सीधा गिर रहा होगा। उसके बाद जो है आपका लिक्विड में हाँ एल्कोहल, वाटर ना, वाटर, एसिड, ये सब चीजें। उसके बाद लिक्विड का गैस में मॉइस्चर, फॉग, है ना, ये सब हो गए। उसके बाद गैस सॉलिड, गैस को सॉलिड मतलब जो हमारा जो कह सकते हैं कि मिनरल्स, एयर इन मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं उसमें एयर जो ट्रैप्ड होते हैं ना, जैसे ही आप उसको मिनरल्स देखिए, उसको डीप करिए, उसमें एयर बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है गैस इन लिक्विड स्टेट के बाद मतलब कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, कर लीजिए, या व्हिप्ड क्रीम, जो व्हिप्ड क्रीम होता है, जैसे व्हिप्ड क्रीम इन द सेंस जो क्रीम फेस पे लगाते हैं, तो उसमें देखेंगे जब ओपन करेंगे उससे निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एयर बबल्स भी निकल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एयर होता है वो क्रीम में डिजॉल्व किया गया है, तो जैसे क्रीम ही ले लीजिए, क्रीम को अगर देखेंगे कहीं मथा जा रहा है, या सिंपली उसको देखिए, जब आप बेसन को जब पानी में बना रहे होते हैं तो वहां पे भी एयर बबल्स मिलते हैं आपको। तो व्हिप्ड क्रीम का एक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, गैस का लिक्विड में है हमारा कोल्ड ड्रिंक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक खोलेंगे एयर बबल्स निकलना शुरू हो जाएगा। गैस का गैस हमारा जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, गैस का गैस। तो ये टोटल हमारे 9 टाइप्स के
जो है सोल्यूशन हो गए, सोल्यूशन ये यहाँ पे 9 टाइप्स के हो गए एंड द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और वैसे हमारे कितने थे पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग 3 थे। तो डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको किस तरह के जो है सोल्यूशन की बात करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। ठीक है, ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारे टाइप ऑफ सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है, अब सोल्यूशन हो गया, तो सोल्यूशन हो गया तो उसका कैरेक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अब कैसे हम लोग बताएंगे कि सोल्यूशन है तो उसमें कौन सा कितना अमाउंट में है, किसकी मतलब परसेंटेज हाई है, किसकी परसेंटेज लो है, तो हम उसको परसेंटेज में दिखाएंगे कि मोल में दिखाएंगे कि किस फॉर्म में दिखाएंगे। अब उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग हमारा पैरामीटर्स होता है। तो उसमें जो है पहला पैरामीटर्स जो है हमारा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। हम जो टर्म लेंगे अब हम लोग कहेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कैसे हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कैसे जो है सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो पहला इसमें जो है, पहला है फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब है कि पर्टिकुलर इसको हम लोग जो है 100 मल्टीप्लिकेशन 100 में दिखा रहे होते हैं कि 100 में कितना प्रेजेंट है ना। तो ये परसेंटेज भी दिखाने का एक पर्टिकुलर वे होता है, जिसमें पहला है फर्स्ट परसेंटेज का दिखाने का वे है वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, मतलब जिसे बोलते हैं मास परसेंट ना, मास परसेंट या वेट परसेंट। तो वेट परसेंट का मतलब W/W, ये W/W। ठीक है, तो W/W को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का हमको निकालना होता है ना, जिस कंपोनेंट का निकालना होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सोल्यूशन, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, इनटू 100। तो कहने का मतलब है कि जब हम मास परसेंट की बात करते हैं, मास परसेंट जिसे कहिए मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट, तो मास परसेंट जब निकालेंगे वेट बाय वेट, तो हमारा मास ऑफ द कंपोनेंट इन सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। कहने का मतलब अगर हम ये कहें कि पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन है जिसमें 94% हमारा बेंजीन है, या सिंपली हम ये कह सकते हैं 94% बेंजीन है। तो अगर 94% बेंजीन का मतलब क्या होगा, उसमें 94 ग्राम बेंजीन आपका हो गया, 94 ग्राम बेंजीन हो गया, और 4 जो आपका 6% है वो दूसरा कंपोनेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग बाई वेट की बात कर रहे हैं, वेट बाई वेट। तो यहाँ पे 6 ग्राम, ये 6 ग्राम हमारा जो है दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 94% इन द सेंस क्या, 100 में आपका 94 ग्राम आपका बेंजीन हो गया, 6 ग्राम आपका दूसरा कोई कंपोनेंट हो गया। तो जब हम मास परसेंट की बात करते हैं, वेट बाय वेट की बात करते हैं, तो मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। ठीक है, इसी तरह से मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं M/V या W/V परसेंट, W/V परसेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे मास बाय V है, यहाँ पे W/W था, W/W का मतलब वेट यहाँ पे भी लिए, वेट यहाँ पे भी लिए, यहाँ पे मास बाय V है, तो यहाँ पे ऊपर मास लेंगे और नीचे हम V लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो जब वेट बाय वेट की बात करेगा तब ऊपर नीचे दोनों मास लेंगे, अगर वेट बाय वॉल्यूम की बात करेगा तो ऊपर मास लेंगे, नीचे वॉल्यूम लेंगे। थर्ड केस है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं V/V परसेंट। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे
वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये पहला पार्ट है पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें हमारा पहला पार्ट है परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम लोग इस तरह से, परसेंटेज को 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वेट का मतलब कि दोनों मास लेंगे ऊपर नीचे, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेंगे, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो चूंकि 100 में कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग 100 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर पैरामीटर है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इन परसेंटेज हम लोग 3 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हमारा स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ को न लेके हम लोग पीपीएम ले लेते हैं। पीपीएम एक और टर्म आता है पीपीएम, पीपीएम। तो पीपीएम का मतलब हो गया पार्ट, इसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब ये है कि पार्ट पर मिलियन, मिलियन इन द सेंस, मिलियन इन द सेंस 10 to the power 6, 10 to the power 6 में 10 to the power 6 में कितना पार्ट सॉल्वेंट है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ कंपोनेंट। कहने का सेंस ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो फ्लोराइड्स है, मान लेते हैं हमारा 1.5 ppm है, ppm, इसका मतलब 1.5 ppm का मतलब क्या हो गया कि हमारा 10 to the power 6 पार्ट में हमारा 1.5 क्या है, फ्लोराइड्स है, फ्लोराइड्स। तो अगर हमारा 1.5 ppm फ्लोराइड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया 10 to the power 6 में 1.5 पार्ट हमारा फ्लोराइड्स है। तो हम जब भी मिलियन की बात करते हैं, 10 to the power 6 की बात करते हैं, तब हम इसे बोलते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से भी आपको पूछ देता है ppm कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट ppm, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ppm पार्ट पर मिलियन हो गया। देखिए अभी हम लोग जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म आ रहे हैं सबको हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट मिलियन हो गया। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ को हमेशा हम लोग किस में दिखाते हैं, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ को हमेशा ग्राम पर लीटर में दिखाते हैं। तो ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो जो है जब हम वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं तो मास पर लीटर जब लेंगे तो ये हमारा क्या लेता है, ग्राम पर लीटर मीन्स स्ट्रेंथ। जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम इन द लीटर, ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो क्या हो गया, एक तो परसेंटेज का हो गया। परसेंटेज में हमने 3 पार्ट्स देखा, वेट बाय वेट, दोनों में मास लिया, वेट बाय वॉल्यूम, अपर मास लोअर वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों अपर एंड लोअर दोनों केस वॉल्यूम। दूसरा केस हमने पीपीएम लिया, 10 to the power 6 पार्ट में कितने पार्ट्स हमारे जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, पीपीएम हो गया। इसके बाद स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, स्ट्रेंथ हमारा जो ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ग्राम पर लीटर। और ग्राम पर लीटर इन द सेंस क्या, यहाँ पे हम लीटर जो वॉल्यूम लेंगे वो उसको हम लीटर में हमेशा कंसीडर करेंगे, तो हम उसको स्ट्रेंथ की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक। इसके बाद जो एक और अनदर टर्म आता है हमारा मोलरिटी आता है। मोलरिटी का मतलब ये कहता है कि मोलरिटी पर्टिकुलर किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल
number of mole present in 1 liter of the solution. 1 liter of the solution. How many number of moles present in the 1 liter of the solution? और इसका सिंपल एक फार्मूला जो होता है, एक सिंपल फार्मूला होता है मैथमेटिकली, अगर मैथमेटिकली की बात करते हैं तो मोलरिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपान कैपिटल M इंटू V। ये तो यहाँ पे V जो हमने ले रखा है, V हमने लिया है ml में, V हमने ml में लिया है, इसलिए 1000 का मल्टीप्लिकेशन किए हैं। अगर V हम लीटर में ले लें तो ये हमारा 1000 कैंसिल हो जाएगा और यही वैल्यू हो जाएगी W अपान कैपिटल M इंटू V। और यहाँ पे V हमारा क्या हो गया, लीटर में हो गया। अब देखिए W बाई M इन द सेंस, यहाँ पे M जो है, M हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट और M जो W जो है हमारा वेट है, वेट। तो हमारा मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे हमारा क्या है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर कॉल्ड व्हाट, मोलरिटी। इसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये हमारा ml में है, इसलिए मैं 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लिकेशन किए हैं। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो इसी को हम बोलते हैं मोलरिटी। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा एक मोलरिटी की बात हो गई। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं मोलरिटी का। क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर हमारा जो है 10 सेंटीमीटर सैंपल है ह्यूमन यूरिन का ना, इसको हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, जस्ट मिनट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा कि ए 10 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ यूरिन was found to have 5 milligram of urea on analysis. Calculate the molarity of the given solution with respect to urea. कहने का सेंस ये कर रहा है कि पर्टिकुलर हम 10 ml सैंपल 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब इन द सेंस सेंटीमीटर इन द सेंस ml, तो 10 ml हम इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो 10 ml हो गया। तो 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 ml। 10 ml सैंपल लिया, उसमें जो है 5 मिलीग्राम है, 5 मिलीग्राम mg, 5 mg जो है आपका यूरिया प्रेजेंट है। तो कह रहा कि उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो जब भी मोलरिटी हम निकालते हैं, जो वेट लेते हैं वो ग्राम में लेते हैं। तो ये 5 मिलीग्राम मतलब क्या होगा, अगर इसको ग्राम में लेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, 3 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे मोलरिटी निकालेंगे तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू होता है हमारा W इंटू, अब देखिए ये 10 ml में मिलीलीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1000 अपान M मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कितना दिया, 60 है ना, जैसे फार्मूला पहले लिख देते हैं, M इंटू कैपिटल ये V। तो यहाँ पे देखिए V हमारा 10 ml दिया है, वेट हमारा जो 5 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया है, और मॉलिक्यूलर मास हमारा 60 दिया। तो वैल्यू रख दीजिए, वेट कैलकुलेट, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। वेट कितना दिया है, 5 मिलीग्राम, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू ये 1000 है तो 10⁻³ हो जाएगा, अपान ये मॉलिक्यूलर मास 60 है, इंटू वॉल्यूम कितना है 10 ml रख दीजिए। तो हमारा ये कैंसिल हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5/600 हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5/6 इंटू 10⁻², और 5/6 का डिवाइडेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.8, फिर हो गया आपका 3 इंटू 10⁻²। इसे हम ये कर सकते हैं कि 8.3 इंटू 10⁻⁻3 मोल, ये इतना ना, ये इसकी जो है मोलरिटी आ गई। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो मिलीग्राम है पहले इसको ग्राम में बदलेंगे, ग्राम में बदल के ग्राम पर लीटर के फॉर्म में हम ये कैलकुलेट करेंगे मोलरिटी।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस तरह से वैल्यू रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ Na2CO3 required for making 0.2 mole 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कर रहा है कि हाउ मेनी ग्राम, अब इसमें वेट पूछ रहा है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग 0.2 मोल, इसकी मोलरिटी दे दिया 0.2 मोल 100 ml सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। सिंपली पहले फार्मूला लिख देंगे, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू, मोलरिटी को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W इंटू 1000 अपान ये कैपिटल एम, यहाँ पे देखिए 2 एम लिख दे रहा है, तो ये हमारा मोलरिटी है, ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा मोलरिटी है और ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया है, ये भी रख दीजिए, पहले इस फार्मूला रख दीजिए। अब हमारा मोलरिटी कितना दे रखा है 0.2 मोल, तो यहाँ पे 0.2 रख दीजिए। दिस इक्वल टू W वेट पूछ रहा है, वेट इंटू 1000 अपान, चूंकि वॉल्यूम हमारा ml में दिया है इसलिए हमने 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। m मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 100 आएगा। Na2CO3 का कैलकुलेट करेंगे तो 100 आ जाएगा। देख लीजिए करके, सोडियम 23 होता तो 46 हो गया, प्लस कार्बन 12 हुआ और ये 48 हो गया। अब ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 100 हो गया इनटू वॉल्यूम 100 हो गया। तो ये 2 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू 0.2 इंटू 10, इसका मतलब क्या हो गया 2 ग्राम। 2 ग्राम जो है आपका सोडियम रिक्वायर्ड होगा, सोडियम कार्बोनेट 2 ग्राम। क्लियर। तो इस तरह से जो है पर्टिकुलर हम ऐसे क्वेश्चन को मोलरिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अगर मोलरिटी दिया है तो वेट या मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है या वॉल्यूम पूछ सकता है, तो इस तरह से कुछ भी चेंजेस करके क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली चीज हमेशा जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए, पहला जिसे करने का ट्रेंड क्या होना चाहिए, बुक में देखेंगे तो यही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखा है, कुछ नहीं। आप सिंपली डायरेक्ट पहले फार्मूला लिख दीजिए, ये फार्मूला लिखिए। अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या दे रखा है उसने। अब सबको यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिख लीजिए, फिर उसको पुट कर दीजिए, कैलकुलेट करके फाइनल। तो सबसे बेस्ट वे है कि सबको पहले फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद सबको क्या क्या दिया है वो लिखिए, फिर उसके बाद पुट करिए, कैलकुलेशन करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये हमारा हो गया मोलरिटी। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है नॉर्मलिटी। अगर हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं, चलिए हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं। नॉर्मलिटी जो सेकंड केस है हमारा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट या मिल इक्विवेलेंट बोलते हैं ना। ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे क्या कर रहा था कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पे जब हमारा नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम मतलब वेट, इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 टर्म है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब वेट, ये वेट हो गया, और यहाँ इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो यहाँ से नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मलिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा W इंटू 1000 अपान, यहाँ पे E हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास की जगह इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इंटू V। तो यहाँ पे V जो है वो हमने ml में लिया है। अगर लीटर में लेते तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, लेकिन भी ml में लिए हैं तो इसीलिए हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसलिए कि जनरली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जनरली जब क्वेश्चंस आपको दिया जाता है तो वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर में दिया जाता है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में है, तो इसीलिए हम एक जनरल फार्मूला फॉलो करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये W हमारा वेट हो गया, वेट ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की हम बात करेंगे कंपोनेंट, और E हमारा हो गया इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की हम बात करेंगे कंपोनेंट। और यहाँ पे भी हमारा वैल्यू में ऑलरेडी पता है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। देखिए ये अगर हम इसकी बात करें तो वेट हमारा ग्राम, E हमारा इक्विवेलेंट, इसीलिए हम यहाँ पे टर्म में लिया है ग्राम इक्विवेलेंट। हमने जो लिया है यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो ये हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग हम जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल क्या इन द सेंस, यहाँ पे अभी एक चैलेंजिंग टास्क ये आती है कि हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हमारा एक चैलेंजिंग टास्क आती है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है, तो सिंपली हम लोग उस सबके एटॉमिक वेट को ऐड कर देते हैं, जैसे NO2CO3 के केस में किया था। तो सबके एटॉमिक वेट को कंसीडर कर लेंगे, ऐड कर देंगे, हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मोलरिटी आराम से निकाल लिए। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट के विषय में देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट, अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो इसमें हम कई डिफरेंट कर सकते हैं। एटम हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है ना। तो एटम, एसिड, बेस, आयंस है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे उसके कंपोनेंट हो सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे फिलहाल नॉर्मलिटी तक जो है यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं इसको, क्योंकि जितना लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर बोरिंग होने लगेगा। तो ये हम लोग फिर नेक्स्ट, ये हमारा सोल्यूशन पार्ट 1 से रहेगा, सोल्यूशन पार्ट 1 से रहेगा। फिर पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, नॉर्मलिटी से स्टार्ट करेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि कभी कभी जो है इक्विवेलेंट वेट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके कई फॉर्म है कि एटम का कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल का कैसे करते हैं, एसिड का कैसे करते हैं, बेस का कैसे करते हैं। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको करके देख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा मोल फ्रैक्शन चलेगा, तो फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो हमारा ये सोल्यूशन पार्ट 1 हो गया अकॉर्डिंग टू क्लास 12। देखिए ये जो क्लासेस चल रही है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, मतलब सोल्यूशन का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छूट रहा है। आप आराम से पढ़िए, समझिए। अगर इतनी चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम्स आगे सोल्यूशन में आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप देखते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों को। और ये जो चैप्टर होगा, जितने भी चैप्टर्स होंगे हम उसको जो प्लेलिस्ट में करके रखेंगे। जैसे आपका सोल्यूशन चैप्टर है तो सोल्यूशन चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाएंगे, फिर उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मर्ज रहेगा, तो आप वहाँ से पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। सोल्यूशन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब सिक्वेंशियल फॉर्म में होगा, और सिक्वेंशियल फॉर्म में आप पूरे सोल्यूशन के चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।